अब तक पास में मैंने आपको हाइड्रोस्टैटिक पढ़ाई थी। आज से हाइड्रोडायनामिक्स चलेगी। हाइड्रोडायनामिक्स, तो आज से जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है। अब उस हाइड्रोडायनामिक्स में मैं जो सबसे पहला टॉपिक उठा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है विस्कस फोर्स। उस टॉपिक का नाम है आज विस्कस फोर्स। इसको भी एफ से रिप्रेजेंट कर देंगे। जनरली फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट तो करते हैं। अब ये कौन सी फोर्स है? ये फोर्स है जो लिक्विड और लिक्विड के बीच में होती है। जब लिक्विड लिक्विड के ऊपर चलता है तो लिक्विड ही एक दूसरे की जब टांग खींचता है ना। अच्छा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था मैं बताता हूं। जैसे समझना, ये कोई सॉलिड सरफेस है और इस पे कोई बॉडी मूव कर रही है, ऐसे करके मूव कर रही है, ठीक है। तो इसमें जो फ्रिक्शन एक्शन में रहता था ये पीछे, इसको बोलते थे काइनेटिक फ्रिक्शन। याद है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वो जो काइनेटिक फ्रिक्शन था वो था सॉलिड का सॉलिड पर। ये भी सरफेस सॉलिड थी, उस पर भी सॉलिड खिसक रहा है। तो सॉलिड पर जब सॉलिड खिसकता था तो वो हम पढ़ चुके हैं, उस एफ के को पढ़ चुके हैं, क्या फॉर्मूला क्या डायरेक्शन है ना, वो तो पढ़ चुके हैं। लेकिन आज क्या होगा, आज पढ़ेगा जब लिक्विड, जैसे ये लिक्विड लेयर है और ये भी लिक्विड लेयर है, तो लिक्विड पे लिक्विड खिसकेगा, इसमें सॉलिड पे सॉलिड खिसका। अब ये भी लिक्विड है, नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन भी लिक्विड है। तो जब लिक्विड पे लिक्विड खिसकता है तो उस वाली फोर्स को हम एफ, विस्कस फोर्स बोलते हैं। समझना, मान लो ये लिक्विड आगे, जैसे ये सॉलिड आगे गया तो इस सॉलिड को जो रेजिस्ट करेगी फोर्स, उसको हम बोलते थे एफ के। और यदि ये लिक्विड है और ये वाला लिक्विड आगे मूव करना चाह रहा है, मतलब ये वाला लिक्विड रेस्ट पर है और ये वाला लिक्विड मूव करना चाह रहा है। मेरी बात सुनना, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बनाता हूं। माना ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए रेस्ट पर है और ब्लॉक बी मूव करना चाह रहा है। ब्लॉक बी का एरो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो और ब्लॉक ए रेस्ट पर है, तो बी ए के रिलेटिव इधर जा रहा है, बी ए के रिलेटिव इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर एक्टिवेट होता था। तो ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, तो ये जो फ्रिक्शन एक्टिवेट था हम उसे सॉलिड फ्रिक्शन एफ के बोल रहे थे। आज क्या है, ये लिक्विड है, इसका नाम दे दिया मैंने ए। जो नीचे वाली लेयर है वो लिक्विड की लेयर, जो लाइन से खींची है, थोड़ा फील करिए लिक्विड है। और ऊपर वाली लेयर भी, ये ऊपर वाली लेयर बी, नीचे वाली लेयर ए, ऊपर वाली लेयर बी, ठीक है। ये वाली लेयर वी वेलोसिटी से सपोज करो खिसकती है रिलेटिव टू ए। समझ गए, सेम सिनारियो बन रहा है। इसमें ए रेस्ट पे था, इसमें लेयर ए रेस्ट पर है, इसमें बी मूव करेगा, इसमें बी मूव करेगा वी वेलोसिटी से। तो अब इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा ना, बस उसे फ्रिक्शन ना बोल के नाम दे दिया है विस्कस फोर्स, मतलब है दोनों रेजिस्टिव फोर्स। तो बस इतना ध्यान देना, सॉलिड पे सॉलिड जब फोर्स होती है तो नाम आता है फ्रिक्शन फोर्स, और जब लिक्विड लेयर पर लिक्विड लेयर खिसकती है और उनके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। अब इस, जैसे इस एफ के का फॉर्मूला था अपना म्यू के इंटू एन, आज हम इस एफ का फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं कि इस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। पहले ये बताइए, ये भूमिका समझ में आई, ये मोमेंटम समझ में आया कि आज आप क्या पढ़ने जा रहे हो, ये समझ में आया कि आज आप क्या पढ़ने जा रहे हो। बस नाम बदल गया विस्कस फोर्स। ये नाम कब लेना है, जब लिक्विड पर लिक्विड स्लाइड करे, ठीक है। तो जब लिक्विड की लेयर पे लिक्विड लेयर खिसकेगी तो लिक्विड लिक्विड के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा, मोशन को अपोज करने वाला, उसको बोलेंगे विस्कस फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, सपोज अब लिक्विड को लिक्विड के ऊपर खिसकाने के लिए एक तो जुगाड़ बनाई। जैसे सपोज करो ये कोई मेटल प्लेट है, प्लेट मेटल प्लेट है, ध्यान रखना, मेटल तो सॉलिड होता है ना, ये मेटल प्लेट है। इसको शेड कर देता हूं, एक मिनट वेट करो। ये कोई मेटल प्लेट है ऐसे, ठीक है, ये रही मेटल प्लेट, और एक ये रही मेटल प्लेट, ठीक है। एक मेटल प्लेट ये रही, एक मेटल प्लेट ये रही, और इनके बीच में एक लिक्विड लेयर फंसी हुई है, लिक्विड लेयर। तो मैं उस कई सारी लेयरों को दिखाने जा रहा हूं। एक ये रही लिक्विड की लेयर, एक ये रही लिक्विड की लेयर, इनफाइनाइट लेयर होंगी, उनमें से कुछ लेयरों को आप टारगेट करिए। यानी इस प्लेट का नाम यदि मैं ए दूं और इस प्लेट का नाम मैं बी दूं, तो ए और बी के बीच में इनफाइनाइट लेयर है,
उनमें से कुछ लेयर मैंने दिखा दी। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं समझना। जैसे सपोज करना ये एक मशीन सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो सॉलिड पे जब सॉलिड खिसकता है, जैसे मशीनें चलती होंगी, फैक्ट्री में मशीनें चलती है ना, तो इस तरीके से मशीनें चलती हैं, तो इनके बीच में फ्रिक्शन होता है, तो इनके बीच में लगा दी जाती है ऑयलिंग, लुब्रिकेंट, है ना, मोबिल ऑयल, लुब्रिकेंट। तो इन दोनों के बीच में जो लेयर होगी, समझना, आपको क्या लग रहा है कि ये सॉलिड से सॉलिड टच में, लेकिन इन दोनों के बीच में एक हल्की सी लेयर डाल दी। किसकी लेयर डाल दी इन दोनों के बीच में? लिक्विड की। उस फिगर को जूम करके दिखाया है। तो ये टॉप वाली बॉडी ये रही और बॉटम वाला ये रहा। यानी आप समझिए, ये जो लिक्विड की थिकनेस है, ये जो लिक्विड की थिकनेस है, ये बहुत कम होगी। इस थिकनेस को मैं एल लिख रहा हूं। तो व्हाट इज एल हियर? ये थिकनेस बहुत मामूली होगी जो मैंने जूम करके दिखा दी है। सोचो, मशीनों के बीच में, मशीनरी पार्ट्स के बीच में जब आप ऑयलिंग करते हो तो वो तेल अंदर चला जाता होगा इनके बीच में, है ना। तो सोचो, उस लेयर को डिस्कस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अब जितनी बारीक की लेयर होगी उसको तो मैं नहीं समझा सकता ना, तो मुझे थोड़ी फ्रीडम क्या चाहिए, मैंने उस फिगर को जूम करके बना दिया, हाईली जूम करके। अरे जब एड आप देखते हो, टीवी एड, तो एक बाल को कितना मोटा दिखा देते हैं, क्या आपके बालों में डेंड्रफ है, देखते हो कितना मोटा। तो मैंने तो बस, तो ध्यान रखना, मैंने तो बस छोटी सी जो लेयर है उसको जूम करके दिखा दिया है, ठीक है। तो ये ए क्या चीज है? नीचे वाला डिब्बा। ये बी क्या चीज है? ऊपर वाला डिब्बा। जो बीच में तेल घुस गया इसके अंदर, उसको जूम कर दिया है एल, ठीक है। अब आ जाओ, एक मिनट, ठीक है। अब सुनो, थिकनेस को जनरली मुझे टी से रिप्रेजेंट करना चाहिए, कायदे से। टी थिकनेस सूट कर रहा है ना, टी। लेकिन एक्चुअली ना, मैं इसको एल से क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूं? रीजन ये कि अभी मैं टी फॉर टाइम भी यूज करूंगा, तो फिर भसड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी मुझे टाइम को भी यूज करना है, तो इसलिए मैंने थिकनेस को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके एल लिख दिया। अब क्या हुआ, सपोज करो ये टी इक्वल टू 0 का फिगर है ना, टी इक्वल टू 0 का। प्लेट ए प्लेट बी दोनों रेस्ट पर है। अब मैं प्लेट ए को तो रेस्ट पे रखूंगा, प्लेट बी को मूव करूंगा, प्लेट ए को रेस्ट पे रखूंगा, प्लेट बी को मूव करूंगा रिलेटेड टू ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो थोड़ी देर के बाद जो सीन होगा, वो सीन कुछ इस अंदाज में दिख रहा होगा आपको कि देखो, प्लेट ए तो अभी भी अपनी जगह पर है, प्लेट ए वहीं की वहीं है, ठीक है। प्लेट ए, नाम क्या है इसका? ए। लेकिन प्लेट भी थोड़ा सा आगे खिसक गई। इमेजिन करो, ये वो खिसक रही है, मैंने बीच में फोटो खींच लिया बस, मतलब उसका। और v कांस्टेंट स्पीड से मैं उसको खिसका रहा हूं। प्लेट भी समझना, जैसे ये वेरी बिगनिंग फिगर है, ये वेरी बिगनिंग वाला फिगर, ये ठीक है। अब मैं इसको मूव कराऊंगा, यूं मूव कराऊंगा, है ना, ऐसे करके। मैंने इस बीच में कोई इसका फोटो खींच के रख लिया, मतलब इसके बाद का फिगर यदि मैं खींचता तो ये प्लेट और आगे खिसकी हुई होती, ये प्लेट और आगे खिसकी हुई होती। ध्यान रखना है ना, ये तो खिसकती चली जाएगी। होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गया कि मैं क्या समझा रहा हूं। तो अब क्या हुआ होगा, मैं प्लेटों को मूव इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे प्लेटों का मूवमेंट नहीं डिस्कस करना, मुझे डिस्कस करना है लेयर टू लेयर, लिक्विड लेयरों को। तो अब बताओ, जो लेयर इसके साथ कांटेक्ट में होगी, जो लेयर यहां कांटेक्ट में होगी वो यही होगी अभी ए के साथ, जो लेयर बी के साथ होगी वो बी के साथ खिसक गई होगी। सोचो, मैं ऑरेंज कलर से खिसका रहा हूं, जो लेयर ए के साथ कांटेक्ट में होगी वो ए के साथ चिपकी रह गई होगी, जो लेयर बी के साथ मूव करके गई होगी वो बी के साथ खिसक गई होगी, है ना। मेरी बात समझिए। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों बिल्कुल सूखे हैं, बिल्कुल सूखे हैं। मैंने यहां पे उंगली लगाई, कुछ नहीं है, मैंने यहां उंगली लगाई, खिसका, यहां कुछ नहीं, फिर मैंने यहां तेल डाल दिया थोड़ा सा, फिर तेल डालने के बाद इसको खिसका रहा हूं, क्लियर है, खिसका रहा हूं। अब उसे खिसकाने के बाद हटा रहा हूं, तो मुझे बताइए, यदि मैं इसकी नीचे वाली लेयर पे उंगली फिराऊंगा तो यहाँ तेल आएगा कि नहीं आएगा? उंगली पे आएगा। इसका मतलब ये कि एक लिक्विड की लेयर इसके साथ खिसक गई, और जो नीचे वाली थी, ये वाली, अब मैं ऊपर वाली रख रहा हूं, इस पे उंगली फिराऊंगा तो तेल तो इस पे भी आएगा। तो इट मींस लिक्विड यहां भी रह गया और लिक्विड यहां भी खिसक रहा है, लिक्विड उधर भी रह गया और लिक्विड उधर भी खिसक रहा है। एंड नाउ फ्रॉम दिस एग्जांपल यू कैन फील द लेयर्स, ठीक।
तो अब आप बताइए, यानी एक लिक्विड की लेयर वो भी होगी जो इसके साथ रेस्ट पे रह रही होगी, एक लिक्विड की लेयर वो भी होगी जो v वेलोसिटी से प्लेट बी के साथ खिसक गई होगी। एंड व्हाट अबाउट द अदर लेयर? तो आप ऐसे ही फील कर लो, ये तो रेस्ट पे रह गई, ये वेलोसिटी सपोज करो ये वेलोसिटी 20 है 20, तो इसकी लेयर की स्पीड 20, इसकी 0, बाकी की लेयर धीमे ऐसे करके मूव करी होंगी, ऐसे। फील द डिफरेंस। देखना ये फिगर थोड़ा थोड़ा समझ में आया है नहीं? ये देखो ये फिगर समझ में आया है नहीं आया? देख के बताओ, जल्दी बताओ। ये बहुत फाइन है, बहुत हाइपर फाइन है, ये कई सारी लेयर होंगी लेकिन बहुत मामूली थिकनेस के साथ, केवल एक भूमिका को समझ में आया, जबकि एक आसान सी चीज डिलीवर की। अभी तो मैंने फिजिक्स लाया ही नहीं, वो बातें कर रहा हूं जो डेमो में देखते हो आप जनरल लाइफ में, ठीक है? तो प्लेट ए के रिलेटिव मैंने प्लेट बी को मूव कराया विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। व्हाट आई हैव सेड? विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। अब दिक्कत क्या होगी? यदि सुनो, इस लेयर और इस लेयर के बीच में ऑब्वियसली एक विस्कस फोर्स काम कर रहा होगा, यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक। ये एफ मैंने ऐसे दिखा दिया, ध्यान रखना ये एफ क्या चीज है, यहां से लेके यहां तक जो रेजिस्टेंस काम कर रहा है, विस्कस फोर्स, जिसे सॉलिड के केस में एफ के बोलते थे। लिक्विड और लिक्विड के, यानी लिक्विड की ये वाली लेयर और लिक्विड की ये वाली लेयर के बीच में जो नेट फोर्स हुई होगी, एक्चुअली इस जैसे इस लेयर और इस लेयर के बीच में भी विस्कस फोर्स रहा होगा, इस लेयर और इस लेयर के बीच में भी विस्कस फोर्स रहा होगा, इस लेयर और इस लेयर के लिए भी विस्कस फोर्स रहा होगा, इस लेयर और इस लेयर के बीच में भी विस्कस फोर्स रहा होगा। उन सबका सम है ये, क्योंकि अब हर फोर्स को तो डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो यहां से लेके यहां तक जितनी लेयर बन गई है, उन सबने मिलकर जो, अब प्लेट बी को मूव कराना ना आसान नहीं होगा। प्लेट बी को मूव कराना थोड़ा सा तो भाई, जब लिक्विड ये रेजिस्टेंस दे रहा होगा तो प्लेट बी मूव कराना आपके लिए आसान नहीं होगा, ध्यान रखना। यानी आप ऐसे समझो, जब कोई पीछे से रेजिस्टेंस लगा रहा है तो प्लेट बी को मूव कराना आसान नहीं होगा। तो प्लेट टू मूव द प्लेट बी, टू मूव द प्लेट बी विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, you have to apply an equal and opposite force to cancel the effect of viscous force। इसी F का नाम पहले तो सुनो, विस्कस फोर्स बोलते हैं इसको, विस्कस फोर्स बोलते हैं। मैं क्या बोल गया ये शायद समझ में नहीं आया, ये है। लेकिन एक बात बताइए, यदि यहां विस्कस फोर्स लग रहा है तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक बात बताइए, एक बात बताइए, यदि यहां काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कैसे कर सकती है? बताओ, कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे मूव कर सकती है? आप इसको खत्म कर रहे होगे तभी तो कर रही होगी, यानी आप इधर से एक फोर्स लगा रहे होगे जो इस इफेक्ट को कैंसिल कर रहा होगा, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव। मतलब जब आप, एक मिनट बताओ, जब आप गाड़ी चलाते हो, मेरी, हाँ कुलदीप ऑलमोस्ट पहुंच गया। मैं एक चीज समझा रहा हूं, जैसे आप बाइक चला रहे हो, है ना, बाइक चला रहे हो, तो इंजन ऑन होता है, एक्सीलरेटर ऑन होता है, तो बताना बाइक आप आगे चला रहे हो, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, बाइक आप आगे चला रहे हो, तो बताना यदि मैं इंजन बंद कर दूं तो क्या इफेक्ट होगा? बताओ, इंजन बंद कर दूं क्या होगा? धीमे धीमे बाइक आपकी स्लो डाउन होगी और आप इस v को कांस्टेंट मेंटेन कर ही नहीं सकते। मेरी बात समझना, यदि मैं इंजन बंद कर दूं तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा ही नहीं सकते। धीमे 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 आपकी बाइक धीमे धीमे स्लो डाउन होगी, बंद हो जाएगी। तो आप बताइए इतनी देर से कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे मूव करा पा रहे थे? क्योंकि इंजन उस फ्रिक्शन फोर्स को कैंसिल कर रहा था। तो यानी टू मूव द ऑब्जेक्ट, हाँ एक्सटर्नल फोर्स तो लगानी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक। यानी टू मूव द प्लेट बी, टू मूव द प्लेट बी, समझ में आ गया? टू मूव द प्लेट बी वी हैव टू अप्लाई एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अच्छा, कुछ लोग क्या समझते हैं कि सर, कुछ लोग जिनकी फिजिक्स थोड़ी झंडू बाम है, सर एक बार बताओ, इधर विस्कस फोर्स लग रही है, आप कह रहे हो उधर इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी। सर थोड़ी सी तो ज्यादा लगाओ। सर यदि ये 10 न्यूटन है तो सर 10 न्यूटन ये तो रेस्ट पे ही रहेगी। तो आपने पास में फिजिक्स ढंग से समझी नहीं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल। मुझे ये बताइए, पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफ के, इधर से आपने अप्लाइड फोर्स लगा दिया, ये आपकी अप्लाइड फोर्स है ना, मैं सॉलिड पे लेके जा रहा हूं, और ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सीलरेशन 0 हो गया, हो गया ही नहीं हो गया? बोलो पहले तो बताइए, यदि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हो आप,
यदि किसी बॉडी को कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने में आप कैपेबल हो तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो हुआ, है ना, एक्सेलरेशन जीरो हुआ। तो मुझे ये बताइए इस वाले एग्जांपल में, है ना, यूजिंग एफ बराबर एम ए, यूजिंग एफ बराबर एम ए, जिन्होंने पास में मुझसे तमीज से फिजिक्स पढ़ी है वो इस सवाल का जवाब बेहिचक दे जाएंगे। बताइए इस एफ की जगह क्या रखूं? भूमिका, हर्ष, शायद छाया को थोड़ी तकलीफ होगी, कुलदीप, तनिष्का, बताइए इस एफ की जगह मुझे क्या रखना चाहिए? अरे इस एफ की जगह, अरे जैसे आप टी माइनस एनजी माइनस टी करते थे। ओफो, मेरी बात, मैं अपना क्वेश्चन नहीं समझा पाया। मुझे बताना इस एफ का मतलब होता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यही तो इस नेट, हाँ हर्ष, तो एफ इधर लग रहा है और एफ के इधर लग रहा है, तो इस एफ की जगह आप रखोगे एफ माइनस एफ के, यही तो रखोगे, इक्वल टू एम की जगह एम और ए की जगह जीरो रखोगे, क्योंकि एक्सेलरेट नहीं हो रहा। तो गौर से देखो, आरएचएस जीरो हो गई, एफ इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है? दिख रहा है, नहीं दिख रहा? यानी मेरी बात समझिए, यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना चाहते हो और ऐसा सीन बन रहा है तो इस फोर्स के बराबर ही होनी चाहिए, फोर्स इसके बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब इसको कैंसिल करता रहे बस ये इफेक्ट। तो वही मैं बोल रहा हूं, ये विस्कस फोर्स है जो इस लेयर और इस लेयर के बीच में जो लग रही होगी, सबसे बॉटम और सबसे टॉप के बीच में, जो लिक्विड को रेजिस्ट कर रही होगी। लिक्विड, अच्छा लिक्विड के बीच में रेजिस्टेंस जो होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो टू मूव द टॉप लेयर विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, तभी मैंने इसके ब्रैकेट में कांस्टेंट लिखा। आपको ये कैंसिल करना पड़ेगा और यहाँ अप्लाई, ये एफ अप्लाइड है, ये लगाना पड़ेगा। अभी समझ में आया या नहीं आया बोलो? नहीं तो ये मूव ही नहीं कर सकती आगे जाके, जैसे आपकी बाइक रुक जाएगी इंजन बंद कर दो तो आपको किसी ना किसी एफर्ट से फोर्स लगानी पड़ेगी टू मूव द प्लेट बी विद कांस्टेंट स्पीड v। अभी बोलो समझ में आया या नहीं आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस का नाम विस्कस फोर्स है। अच्छा, लिक्विड में फ्रिक्शन होता है, मैं बताता हूं आपको, कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे एक कंटेनर है, ये सपोज करो ये कंटेनर है, इसमें मैं पानी डाल दूं और पानी डाल के इसको हिला दूं तो पानी ऐसे हिल रहा होगा, और इसे एक टेबल पे रख दूं। इमेजिन करो ये तो मेरा हाथ है, लेकिन हाथ तो हिल भी सकता है, टेबल तो नहीं हिलेगी ना। मान लो मेरा हाथ नहीं है, टेबल है, मैंने इसको थप्पड़ से हिला दिया। अब थोड़ी देर के बाद आप वेट करोगे तो पानी शांत हो रहा है ना, इसका मतलब लेयर आपस में लड़के रुक गई, लेयरों ने एक दूसरे की मोशन का अपोज किया और आपस में रेजिस्ट करके रुक गई। जो ये साबित करता है कि लिक्विड की लेयरों के बीच में भी रेजिस्टेंस होता है जो मोशन को अपोज करता है। मेरा ये एग्जाम्पल घुसा दिमाग में? नहीं, मेरा ये एग्जाम्पल दिमाग में घुसा या नहीं घुसा बोलो? कि लेयर के बीच में भी फ्रिक्शन होता है। ठीक, चलो अब आ जाइए। तो मैं एक बार थोड़ा रिकॉल करता हूं मैंने क्या समझाया। एक मेटल लिया, उसके बीच में लिक्विड लेयर ली, और ध्यान रखना ये जो लेयर है इन दोनों के बीच में जो तेल डाल दिया ना, उसको जूम करके दिखा रहे हैं। ठीक है, चलो अब फिर क्या हुआ, ये t इक्वल टू 0 का फिगर है और यहां से यहां तक आने में ये t इक्वल टू t का फिगर है। मतलब यहां से यहां तक फिगर जनरेट करने में t सेकंड लगे। मान लो जैसे ही आपने स्टार्ट किया t इक्वल टू 0, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर के बाद जब आप इस फिगर पे पहुंचे तो आपने देखा आपकी स्टॉप वॉच में टाइम ये हो रहा है। इतनी देर के दौरान आप ये देखिए, ये सीध देखना, सीध, ये जो टॉप लेयर है, ये जो टॉप वाली लेयर है, ये एक्स डिस्टेंस मूव कर गई। सबसे टॉप लेयर वो एक्स डिस्टेंस मूव कर गई और ये थीटा एंगल जनरेट कर दिया। ये टी सेकंड के बाद का समय है। ठीक, अब देखिए इसका, तो अब देखिए हम ये जानते हैं ना शियर स्ट्रेन तो हमने पढ़ा है ना, शियर स्ट्रेन थीटा होता है और ये फिगर कुछ शियर स्ट्रेन जैसा ही फील होना चाहिए, है ना। शियर स्ट्रेन जो पढ़ाया था, तो क्योंकि शियर स्ट्रेन जनरेट होते हुए दिख रहा है इसमें, तो शियर स्ट्रेन हो गया थीटा, और थीटा होता है एक्स अपॉन एल। चेक करो इस थीटा को, एक्स अपॉन एल, ये एल है बेटा, एल मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये एल यहां लिख दो, एल यहां लिख देता हूं, एल थिकनेस, तो ये थीटा एक्स अपॉन एल है। ठीक है, तो ये तो हो गया थीटा, सॉरी शियर स्ट्रेन जो इस लिक्विड में फैल गए, हो गया। अब ये तो शियर स्ट्रेन हो गया। आज एक नई क्वांटिटी आपको डिलीवर कर रहा हूं,
shear strain रेट। क्या बोला मैंने? shear strain रेट। और जिस वर्ड के नीचे, जिस वर्ड पे रेट आ जाए, आपको बस उसे टाइम से डिवाइड करना है, उसे टाइम से डिवाइड करना है। किस रेट से shear strain जनरेट हो रहे हैं, किस रेट से? तो shear strain रेट, यदि shear strain थीटा है तो shear strain रेट थीटा अपॉन टी हुआ। shear strain यदि थीटा है तो shear strain रेट थीटा अपॉन टी हुआ। और थीटा कितना? x अपॉन एल, x अपॉन एल, और ये टी की जगह टी। इसीलिए मैंने थिकनेस को टी नहीं लिखा था, ध्यान रखना, क्योंकि टाइम के लिए टी आने वाला है, ये थिकनेस है। अब एक चीज गौर से देखो, x अपॉन टी, x अपॉन टी, आप अपने मुंह से बताएंगे। ये इस फिगर में टॉप प्लेट x डिस्टेंस खिसक गई है टी टाइम में, यहां से यहां तक आने में टी टाइम लगा है, x डिस्टेंस खिसक गई है, तो ये x अपॉन टी क्या चीज हुई? जो टॉप लेयर है वो x डिस्टेंस खिसक गई है टी टाइम में। इस फिगर को देखो, सबसे टॉप लेयर इतना खिसक गई है, तो ये x अपॉन टी टॉप लेयर की स्पीड हुई। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये स्पीड ही तो हुई। तो मैं इस x अपॉन टी को लिख रहा हूं v, v अपॉन एल। जल्दी बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? यानी shear स्ट्रेन तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आज मैंने उसको टी से डिवाइड कर दिया। shear स्ट्रेन रेट एक्चुअली होता क्या है मैं बताता हूं। सॉलिड में जब आप फोर्स लगाते हो टेंजेंशियल, तो एक shear स्ट्रेस डेवलप होती है और एक जगह आकर रुक जाती है। आप जब सॉलिड में जब shear स्ट्रेस लगाते हो तो सॉलिड के अंदर शेप इलास्टिसिटी भी होती है, शेप इलास्टिसिटी सॉलिड के अंदर, तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएंगे। किसके अंदर? सॉलिड के अंदर, तो एक जगह जाके रुक जाएगा। लेकिन लिक्विड में आपको पता है ना, लिक्विड में shear इलास्टिसिटी नहीं होती। लिक्विड में, फ्लूइड में, याद करो शेप इलास्टिसिटी, शेयर इलास्टिसिटी का एक और नाम शेप इलास्टिसिटी। लिक्विड और गैस में इलास्टिसिटी ऑफ शेप नहीं होती। इसका मतलब लिक्विड और गैस में ये वाले रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं होते। इसीलिए लिक्विड में यदि आपने एक बार shear स्ट्रेस देने की कोशिश की तो वहां रायता फैलता रहेगा, कंटिन्यू मूव करती रहेगी। इसलिए फ्लूइड में shear स्ट्रेन नहीं, shear स्ट्रेन रेट पढ़ा जाता है। मैंने क्या बोला? सॉलिड में पढ़ते थे shear स्ट्रेन, क्योंकि वहां एक बार लगाओगे तो वहां रेजिस्टेंस आएगा और रुक जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होंगी और एक जगह रोक लेगी आपको। अब कर शेप चेंज, अब तक कर ली शेप चेंज तो कर ली, अब कर, ये सॉलिड की कहानी हुई। लेकिन फ्लूइड में तो shear इलास्टिसिटी होती ही नहीं है, तो तुमने यदि वहां रायता फैलाया तो वो फैलता रहेगा। तो इसलिए यहां पर हम shear स्ट्रेन ना पढ़ के shear स्ट्रेन रेट पढ़ते हैं। कुछ नहीं, shear स्ट्रेन को टी से डिवाइड कर दो, और जब टी से डिवाइड किया तो हमने देखा x अपॉन टी बन गया स्पीड। और ये एल क्या चीज है? फिर से बोल रहा हूं, थिकनेस, टॉप और बॉटम लेयर के बीच की थिकनेस। इस फिजिकल क्वांटिटी को v अपॉन एल को अपने आप में इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये नाम याद कर लीजिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक्चुअली जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उन्हें याद होगा, जब मैंने डायमेंशंस की लिस्टिंग कराई थी, डायमेंशन की, तो मैंने ग्रेडियंट वर्ड बताया था। जैसे रेट वर्ड आता है तो टाइम से डिवाइड होता है, और ग्रेडियंट वर्ड आता है तो लेंथ से डिवाइड होता है। जैसे प्रेशर ग्रेडियंट तो प्रेशर अपॉन लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट तो प्रेशर अपॉन लेंथ, टेम्परेचर ग्रेडियंट तो टेम्परेचर अपॉन लेंथ। आज वेलोसिटी अपॉन लेंथ है तो इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे ना। जो लोग नए हैं वो नए तरीके से पढ़े कि ऐसा होता है। ठीक है, अब बताइए, होपफुली कि आपको यहां ये चीज समझ में आ गई यहां तक तो ठीक है। अब सुनिए, ऑल्दो इन सॉलिड जब हम सॉलिड पढ़ रहे थे तो वहां एक चीज पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे कि shear, ध्यान दो कि जो shear स्ट्रेस जब हम किसी बॉडी पे देते तो वो प्रोपोर्शनल होता है shear स्ट्रेन के। ये हमने सॉलिड में पढ़ा था, जब सॉलिड की इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे तो पढ़ा था कि shear स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। बट इन फ्लूइड्स जब बात फ्लूइड की आएगी तो यदि फ्लूइड पे आपने shear स्ट्रेस अप्लाई की
शियर स्ट्रेस अप्लाई कर दी जैसे कि इसमें है, तो शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन रेट। इतना अंतर है वहां की थ्योरी में, सॉलिड की थ्योरी में और फ्लूइड की थ्योरी में इतना अंतर है कि सॉलिड में शियर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो शियर स्ट्रेन डेवलप होंगे, और फ्लूइड में शियर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो एक शियर स्ट्रेन रेट जनरेट हो जाता है। ये अंतर है बस। अब शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? स्ट्रेस 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 फोर्स अपॉन एरिया। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। याद है ना, कुछ दिन ही हुए, सेकंड बुक का ही है, ये भी नहीं कि पास का बता रहा हूं। एफ अपॉन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और शियर स्ट्रेन रेट क्या था बोलो? शियर स्ट्रेन रेट वी अपॉन एल, जिसका दूसरा नाम क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट वी अपॉन एल। बोलो पल्ले पड़ा है या नहीं पल्ले पड़ा? यहां तक पल्ले पड़ा है या नहीं कि सॉलिड में शियर स्ट्रेन के बराबर प्रोपोर्शन होता है, या शियर स्ट्रेन रेट के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे फोर्स जो आपने अप्लाई की है, आपने जो अप्लाई की है, जो इसके इक्वल होनी चाहिए टू मूव द प्लेट विद कांस्टेंट स्पीड। वी जिस स्पीड से आप प्लेट बी को, टॉप लेयर को मूव करा रहे हो, टॉप लेयर को आप चाहो तो बेटा इस फिगर में इस ए और बी को हटा सकते हो, बस इस लेयरों को डिस्कस करना है हमें। एल जो इस लिक्विड लेयर की थिकनेस है, ये ए क्या चीज है? ए थोड़ा 2D और 3D का अंतर हो गया बेटा। 2D में तो ये फिगर बनना है, तो जब 3D में बनाओगे तो ये जो लेयर है ना, ये लेयर इसका अपना एक एरिया होगा। ये जो लेयर है ना, ये इसका अपना एक एरिया होगा। ये जो लेयर है ना 3D में, आप सोचो 1 मिनट, मैंने जब ये ब्लॉक पकड़े आपको समझना, हाँ 1 मिनट, हाँ हर्ष वेट करो, हर्ष मुझे आने दो, आ जाएगा आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, ठीक है? समझना, ये रहा प्लेट ए, ये प्लेट बी, ये तो हो गया 2D फिगर, इसमें ये दिख रहा है ये, लेकिन यदि मैं इसको खोलूंगा तो ये एरिया ये रहा जो दुबक गया था 2D और 3D में, दिख रहा है ना एरिया, ये वाला एरिया, ये जो रगड़ रहे हैं एरिया, ये वाला एरिया। तो जो एरिया यहाँ 2D के चक्कर में नहीं दिख रहा, तो ये एरिया समझ में आया या नहीं आया ये? ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो वो वाला एरिया लेंगे जितने एरिया तक वो रायता या लिक्विड फैल गया है। तो यहां से इस ए को वहां ले जाते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अपॉन L इंटू ए। भाई ए को मैं वहां ले गया, अब एज यूजुअल जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा हमें। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। यहां कांस्टेंट की शक्ल म्यू के रूप में ना आके, क्योंकि जब फ्रिक्शन पड़ रहे थे तो म्यू आता था, यहां ईटा आता है। इस सिंबल को ईटा बोलते हैं, ईटा ग्रीक लेटर है ईटा, ईटा क्या चीज है ये? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है? और ये क्या चीज है? ये विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स। सर ये तो ये वाली एफ थी, पर ये वाली एफ थी तो इसके बराबर ही ना। तो हमने एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, याद करो। तो ये वाली फोर्स थी, हाँ है। प्लेट बी को कॉन्स्टेंटली मूव कराने के लिए इस एफ के बराबर होना जरूरी है, तो दिस इज विस्कस फोर्स। आया समझ में? यहां से ईटा का फॉर्मूला बहुत सिंपल सीधा सादा सा है, इसकी डायमेंशन निकालोगे। अच्छा हाँ, एक और चीज, इसका क्या नाम है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसमें भी इटी डेंसिटी इलास्टिसिटी की तरह आ रहा है। तो इट्स वैल्यू मैं विस्कोसिटी की बात कर रहा हूं, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर, नटूरे ऑफ लिक्विड, नटूरे ऑफ फ्लूइड्स। पता ना इस लाइन का क्या मतलब है? नेचर, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ फ्लूइड्स। इस लाइन का क्या मतलब है? इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ फ्लूइड्स। इस लाइन का मतलब ये अलग अलग लिक्विड की अलग अलग होगी। पानी होगा इनके बीच में तो अलग होगी, शहद होगा, कोलतार होगा, ग्रीस होगा, इन सबकी वैल्यू अलग अलग है। भगवान ये अलग अलग दिए। आप ईटा की डायमेंशन निकालिए, डायमेंशन निकालना बड़ा आसान काम है। एफ एल ए बी फॉर्मूला बन गया भाई, ईटा का फॉर्मूला ये बन गया ना, एफ एल अपॉन ए बी। तो एफ का एम एल टी माइनस 2, एल का एल, एरिया का एल स्क्वायर। ये काम मेरे नहीं है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो डायमेंशन आएगी एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। यहीं से ऐसा यूनिट बना लेना, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2।
ये थी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये फॉर्मूला आपके खाते में आज जुड़ गया है, ठीक है। आज घर पे जब बैठ के पढ़ोगे, अभी क्लास नहीं खत्म हो रही, मेरे डायलॉग से मत समझना कि शायद क्लास खत्म हो रही है, अभी नहीं, अभी एक मीटिंग की जरूरत और पड़ेगी, ठीक है। शियर स्ट्रेन आप पास में पढ़ चुके हो, शियर स्ट्रेन रेट, क्योंकि लिक्विड में एक बार रहता है ऐसे फैलाओगे तो लिक्विड में ना मोमेंटम चालू हो जाता है, वो फ्लो होना चालू हो जाता है, तो हम यहाँ शियर स्ट्रेन रेट पकड़ते हैं, ठीक है। टी से डिवाइड कर दो, शियर स्ट्रेन रेट, लिक्विड गाढ़ा होगा तो शियर स्ट्रेन रेट उसमें कम आएंगे, पतला होगा शियर स्ट्रेन रेट। एक बार बताओ, एक गाढ़ा रायता और एक पतला रायता होता है ना शादी में, जितना देखो भंडारे में जितना आप लेट जाओगे, मटर पनीर में से पनीर गायब होता जाएगा और रायता उतना पतला होता जाएगा, ये होता है कि नहीं? ये बताओ, भंडारे में, शादी में यदि आप जाओगे, जितना लेट जाओगे, मटर पनीर में से पनीर गायब होना चालू हो जाता है और रायते में से रायता पतला होना चालू हो जाता है, क्योंकि वहां पानी डालना चालू कर देते। तो एक पतला रायता फैलेगा तो वो जल्दी जल्दी पकेगा, उसमें शियर स्ट्रेन रेट ज्यादा आएंगे। और गाढ़ा दही शुरुआत में जो होता है, बिल्कुल दही बल्ले में जो डलता है, दही बल्ले में जो दही डलता है वो कितना गाढ़ा होता है, उसमें शियर स्ट्रेन रेट इतने नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये वैल्यू, ये जो है ना, वो लिक्विड टू लिक्विड वेरी करेगी। तो आज आपने एक फॉर्मूला पढ़ा किसका? विस्कस फोर्स का। आगे बढ़ता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टिक टिक 1 2 3 4 5। चलिए अब आपको एक बात बताता हूं। अच्छा, मुझे पर्सनली ना, मैं बताऊं एक चीज, मैं चलो वहां कोने में लिख दूंगा, मैं कभी कभी अपनी बात बताऊं, मैं भी भूल जाता हूँ विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या था, लेकिन मुझे एक चीज याद है, मैं बताऊं, वो आपको बता देता हूं। मुझे एक चीज याद है ना कि शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन रेट के प्रोपोर्शनल होती है, मुझे ये डायलॉग याद है बस। तो मुझे याद है शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है वो होता है, शियर स्ट्रेन रेट वही वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है, प्रोपोर्शनली साइन हटाऊंगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाएगा। तो इस तरीके से ना मैं अपने फॉर्मूला एक को वहां ले जाऊं, तो इस तरीके से मैं अपने फॉर्मूले को रिवाइज कर लेता हूं यदि भूल जाता हूं तो, क्योंकि मुझे वो पंच लाइन याद है, शियर स्ट्रेस इन फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन रेट। अब सुनो, यहां से यदि मैं एफ के लिखूं काइनेटिक फ्रिक्शन, और आज जो आपने विस्कस फोर्स पढ़ा है वो, ठीक, इनमें समानताएं, सिमिलरिटी क्या मिली आपको, और इनमें डिसिमिलरिटी क्या मिली? डिसिमिलरिटी, एक तो डिफरेंस और एक सिमिलरिटी। और एक नोट्स जो मैं आपको दे देता हूं ना, उसमें एक अच्छी बात पता है क्या है? एक अच्छी बात क्या है? जिस लड़की के ये नोट्स हैं जो मैंने लिखाए थे, बनवाए थे क्लास में, जो बनवाए थे, तो मैं कुछ चीजें होमवर्क में देता था, आपको भी देता हूं। तो इसमें तो जो होमवर्क में देता था वो नोट्स में भी हो रहा है, तो आपके तो और मजे आ गए। मैं जनरली ये होमवर्क में देता हूं, बताओ आपको मैंने ये भी पढ़ा दिया और आपको ये भी पढ़ा दिया है, ये पास्ट में पढ़ाया है, ये आज पढ़ा है, इसमें क्या समानताएं मिली और इनमें क्या डिफरेंस मिले। चलिए मैं सिमिलरिटी बताता हूं, नोट्स में सब लिखा है लेकिन एक बार रिवाइज करा देता हूं। समानता ये मिली, दोनों डेड होते हैं यदि मोशन नहीं करोगे, यदि सॉलिड पे सॉलिड मूव ना करे और लिक्विड पे लिक्विड मूव ना करे, सॉलिड पे सॉलिड मूव ना करे तो एफ के 0 होगा, लिक्विड पे लिक्विड मूव ना करे तो यानी दोनों एक्शन में ही तब आते हैं व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन। यानी ये जिंदा तब होते हैं, पैदा तब होते हैं, पहले मोशन तो एक्टिवेट करो। समझ में आ रहा है? जब सॉलिड पे सॉलिड मूव करेगा तब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की बोल रहा हूं, स्टैटिक की नहीं। और जब लिक्विड पे लिक्विड मोशन करेगा तब विस्कस फोर्स जिंदा होगा, तब आएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, दोनों ही बदतमीज हैं, दोनों अपोजिट ही आते हैं रिलेटिव मोशन के, ये दोनों ही रेजिस्टेंस हैं। ये भी रिलेटिव मोशन को सूंघ लेता है, उसके अपोजिट आता है कि मैं तो अपोज ही करूंगा, और ये भी अपोजिट आता है। तो ये समानताएं हुई। बोलो ये सिमिलरिटी समझ में आई? सिमिलरिटी। अब डिफरेंस देखिए, डिफरेंस देखिए। अब बताइए एफ के डिफरेंस तो इनके फॉर्मूले में छुपा हुआ है। एफ के का फॉर्मूला म्यू के एन होता है और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला ईटा ए वी अपॉन एल होता है। फॉर्मूला देख लो, ये अलग फॉर्मूले से कैलकुलेट हो रहा है। ये आप गौर से देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है इस पर और इस पर। म्यू के यानी नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट, और एन माने नॉर्मल रिएक्शन। याद करो, ये नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी ये नॉर्मल रिएक्शन, इस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन, इस पे, और इन दोनों का नेचर कैसा है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ लिक्विड पर, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर, स्पीड पर, थिकनेस पर, कितनी सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है।
सोचो, ये स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब स्पीड बढ़े तेज हो धीमे चले ये फिक्स हो गया, बस चलती रहे। मतलब वो तेज होगा, बॉडी तेज चलेगी तो भी वही फ्रिक्शन, 20 की स्पीड से चलेगी तो भी वही, 30 की स्पीड से चलेगी तब भी वही फ्रिक्शन। लेकिन ये स्पीड डिपेंडेंट है, स्पीड कम ज्यादा होगी लिक्विड की तो ये फ्रिक्शन भी कम ज्यादा हो जाएगी। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, एरिया पे डिपेंड करता है ये। हर्ट्ज का क्वेश्चन ही यही था, हर्ट्ज ये इसका नेचर है, यही तो फिजिक्स ने ढूंढा है। आप जो लोग, यानी हर्ट्ज को शाबाशी तो इसलिए बनती है क्योंकि उसको ये याद है, इसको ये याद होगा कि मैंने एक दिन एक बात बताई थी फ्रिक्शन की, सॉलिड फ्रिक्शन की। कोई ईंट यूं रखी हुई है और इसको मैं गिरा दूं तो ऐसे गिराने पे एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रिक्शन दोनों के लिए सेम होगा। याद है नहीं याद कि सॉलिड फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट, वो केवल, क्योंकि इसकी ना नॉर्मल रिएक्शन और इसकी नॉर्मल रिएक्शन सेम आएंगी। ये याद करो, ये खूबी थी सॉलिड फ्रिक्शन की। सॉलिड फ्रिक्शन की खूबी ये थी कि वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता था, पर ये करता है भैया। ये तो कह रहा है हमारे यहाँ नहीं है रूल, हमारे यहाँ तो एरिया पे डिपेंड करेगा, हमारे यहाँ तो ये रस्म चलती है। तो ये याद रखना, सिमिलरिटी डिफरेंस दोनों आपके सामने नोट में है मौजूद, ठीक है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब एक और चीज नोट, ये जो विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर लिक्विड एंड फॉर गैस। इसमें एक बिहेवियर और होता है, ये ईटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर, और ये फॉर गैस ऐसे डिपेंड, टी फॉर टेम्परेचर। मतलब विस्कोसिटी नेचर ऑफ फ्लूइड पे तो डिपेंड करेगी, लेकिन टेम्परेचर भी विस्कोसिटी चेंज कर देता है। टेम्परेचर भी विस्कोसिटी, यानी सर्दी में विस्कोसिटी कुछ हो जाती है, जैसे भयंकर सर्दियां पड़ रही है, गर्मियों में विस्कोसिटी कुछ और हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक क्वेश्चन आता है, एक काम करो पहले, ये बेटा ये एक बिहेवियर है, इसको याद रखना। ये प्रॉपर्टी है तो याद तो करनी पड़ेगी कि ऐसा लिक्विड का बिहेवियर होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि विंटर जब पड़ते हैं ना, हैवी विंटर, तो वाई मशीनरी पार्ट्स गेट्स जैम्ड, जाम हो जाते हैं, जाम। वाई मशीनरी पार्ट्स गेट्स जाम्ड इन विंटर, क्यों जाम हो जाते हैं मशीन? जैसे फैक्ट्री खुलेगी सुबह विंटर में, सर्दियों में, तो शुरुआत में मशीन ना थोड़ा नखरे दिखाती है, फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो फ्लो में आ जाती है। ऐसा क्यों? उसका सिंपल रीजन है, देखो जब विंटर पड़ेगी सर्दियों में, इन हैवी सर्दी, टेम्परेचर में क्या हुआ? टेम्परेचर तो गया, लंका लग गई उसकी, नीचे चला गया वो तो। अब जब टेम्परेचर नीचे जाएगा तो बताइए विस्कोसिटी के इनवर्सली है, इसका मतलब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। विस्कोसिटी बढ़ने का मतलब समझ रहे हो? विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स जब ये बढ़ जाएगा तो ये भी नखरे बढ़ जाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा लिक्विड का, तो मशीनें चलाने में ना थोड़ी दिक्कत होती है शुरुआत में, ऐसे, फिर बाद में स्मूथली जनरेट हो जाता है। स्मूथली आया समझ में? अब एक और चीज बताता हूं, अपनी एक ट्रिक। मैं बताऊं, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं जब मैं पढ़ाता हूं ना कि साला ईटा किसमें रूट टी ऊपर आता है, किसमें रूट टी नीचे आता है। एक अच्छी बात यह है कि दोनों में आता रूट टी है, फिर मैं भी भूल जाता हूं, भूलना वाला कि साला रूट टी ऊपर नीचे किसमें आता है, लिक्विड में आता है या गैस में आता है। तो पता है मैंने इसके लिए क्या ट्रिक बना रखी है? मैंने ये क्वेश्चन ही याद कर रखा है लिक्विड के लिए। क्या याद कर रखा है लिक्विड में? कि सर्दियों में देखो मशीनरी पार्ट्स के बीच में ऑयलिंग तो की जाती है, ऑयल तो होगा इनके बीच में, ऑयल इनके बीच में, तो मैंने क्वेश्चन ही याद कर रखा है। क्या याद कर रखा है? कि मशीनरी पार्ट्स विंटर में जाम तो हो जाती है ना? आपने देखा होगा स्कूटी भी स्टार्ट बड़ी लेट होती है, ये तो देखा ही होगा ना, क्योंकि बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट बड़ा होता है उसकी भी विस्कोसिटी बढ़ चुकी होती है। जो बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है विस्कोसिटी बढ़ा देता है, तो जो अंदर आयंस होते हैं उनकी मोबिलिटी खराब हो जाती है, तो करंट कम पहुंचती है वहां, बैटरी तक ऐसे चलती है। हाँ, तो चलिए, तो मैंने क्या याद कर रखा है कि सर्दियों में टेम्परेचर गिरता है, और क्योंकि मशीनरी पार्ट्स जाम हो जाते हैं, तो मुझे इससे क्या वाइब्स आ गई? इसका मतलब विस्कोसिटी बढ़ी है ना? तो इसके घटने पर ये बढ़ रही है, इसके घटने पर ये बढ़ रही है,
तो इन दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है लिक्विड में। तो मुझे ऐसे याद रहता है लिक्विड में, और गैस में इसका उल्टा है। आपको समझ में आया मैं क्या ट्रिक बता रहा हूं? कुछ समझ में भी आया है वैसी कि मैंने आपको क्या ट्रिक बताई? क्योंकि आज नहीं तो कल शायद आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि रूट टी ऊपर किसमें था नीचे किसमें था। तो मैंने कुछ जो याद है, मेरे जो आज इतने सालों तक याद है, वो इस क्वेश्चन की वजह से याद है कि सर्दियों में ना नौटंकी चालू हो जाती है, ये वाली। तो ये याद रखना बिहेवियर। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक डायलॉग और बता रहा हूं। अब इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, दे सको तो। वो ये कि यदि मैं कोई ऑयलिंग नहीं कर रहा इनके बीच में, ऐसे ही कर रहा हूं, तो इनके बीच में क्या लग रहा होगा? एफ के। भाई यदि ये मशीन चल रही है ऐसे, तो इनके बीच में क्या लगा होगा? एफ के। ठीक है। और यदि मैं इनके बीच में ऑयल डाल दूं, ऑयलिंग है ना, ग्रीसिंग जिसे बोलते हैं, तो वहां तो ये पढ़ाता था ग्रीस, वहां ये पढ़ा था कि फ्रिक्शन को, इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम ग्रीसिंग करते हैं। तो इनके बीच में ऑयल डाल दिया, लेकिन आज पता चला कि साला ग्रीस डाल दोगे तो ये हट जाएगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा। भाई यदि मैं ऑयलिंग कर दूं, ग्रीस डाल दूं, तो ये हट के ये आ जाएगा, और ये सच भी है। तो फिर ऑयलिंग का फायदा क्या होगा? बताइए मुझे जवाब। मैं यहां थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग देखिए, यदि मैं फिर से एक बार सवाल क्लियर कर देता हूं कि यदि मैं इसमें ऑयलिंग नहीं कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में यूं मशीन चल रही है, तो इसके बीच में एफ के एक्टिवेटेड होगा, और इसके बीच में यदि लिक्विड की लेयर डाल दी, लिक्विड की लेयर डाल दी, लिक्विड की लेयर डाल दी, है ना, ठीक, तो ऐसे ऐसे करके चलेगा थोड़ा सा। तो फिर क्या होगा? लिक्विड की लेयर आगे वो कहेगा अब तू हट जा, हम करेंगे परेशान। तो फिर क्यों ऑयलिंग की जाती है? उसका सिंपल रीजन है ये, समझो। बुरा ये भी है, बुरा ये भी है, लेकिन ये बहुत बुरा है और ये सिर्फ बुरा है। फिर मेरा वही पुराना डायलॉग, बुरा और बहुत बुरे में यदि आपको चुनना हो तो क्या चुनते हैं? बताओ। बुरा और बहुत बुरे में यदि किसी को चुनना हो तो क्या चुनेंगे? जल्दी बोलो। बुरा और बहुत बुरा, इनमें से यदि किसी को चुनना है तो फिर हम बुरा चुन लेते हैं। इसीलिए ऑयलिंग फिर भी सक्सेसफुल है। आंसर समझ में आया या नहीं आया? आंसर समझ में आया कि नहीं? कि ऑयलिंग फिर भी इसलिए सक्सेसफुल है कि यार पता है ऑयलिंग क्यों की जाती है? ऑयलिंग इसलिए की जाती है कि एफ के हट के एफ आ जाता है, बहुत बुरा हटके से बुरा रह जाता है, टू हट, क्योंकि फ्रिक्शन जीरो तो हम कभी कर नहीं पाएंगे, ये तो सच भी है, लेकिन हम उसको मिनिमाइज कर पाए ऑयलिंग करके। तो चलिए अब एक सवाल करते हैं, उसके बाद आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है? आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते बेटा, और आज बच्चे भी बहुत कम है। कोई नहीं, अपना काम है आगे बढ़ते रहना, क्योंकि मुझे पता है सिलेबस हो नहीं पाएगा जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूं, टाइम बेस, मतलब उस टाइम फ्रेम पर, ठीक है? तो ये खुल जाए फिर से। क्वेश्चन नंबर 10.9, एक्चुअली एग्जाम्पल 10.9 है, एग्जाम्पल 10.9। मेरे में तो पेज नंबर 259 है, पर एनसीईआरटी में पेज उल्टे सीधे हो चुके हैं, मतलब उल्टे नई छप गई है पुरानी, तो पेज कुछ अलग अलग एनसीईआरटी में डिस्टर्बिंग हो गए। आप ढूंढ लीजिए, एग्जाम्पल 10.9 ढूंढ लीजिए। और जो लोग पास्ट में नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने मैकेनिक्स डायनामिक्स के सवाल नहीं करे हैं, मैकेनिक्स से उधर, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत देगा सवाल ये वाला, मैं अभी भी बोल देता हूँ। आज की क्लास में तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब ये जो सवाल मैं कराने जा रहा हूँ ना, ये पूरी तरीके से पास का सवाल है। देखिए बेटा, सवाल का फ्रेम मैं अभी बता देता हूँ। आपने ऐसे सवाल किए थे ना, मैंने तो करवाए हैं, कि एक टेबल है, सुनो, एक टेबल है ना, यहां पर एक ट्रॉली लगा दी है, ट्रॉली रखी है, ट्रॉली को रस्सी से बांध दिया है, फिर ये पुली से होके जा रहा है, पुली, फिर यहाँ ब्लॉक लटका दिया। याद करो, ऐसा सवाल कराया नहीं करा आपने? है किया या नहीं किया? कि एक ट्रॉली है, उसे धागा रस्सी बांधी, फिर एक पुलिस से होके ये ब्लॉक, ये तो एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल था। तो जिन्होंने ये सवाल किया है पास में और समझ में आया है, उनके लिए ये सवाल आज भी समझ में आएगा। तो अब ये जो मैं सवाल कराने जा रहा हूं, उसमें आज भी एक टेबल है, आज भी एक टेबल है, आज भी एक बॉक्स है ना, आज भी एक बॉक्स है, लेकिन इसमें पहिए नहीं है। आज पहिए नहीं है तो क्या है? आज इसमें ऑयल है बस,
मतलब बॉक्स के ये ऑयल, और ऑयल की एक मामूली लेयर है, उसको मैंने अलग कलर से दिखा दिया है। दिख रहा है, ब्लू कलर दिख पा रहा है आपको? ये जो नीचे मैंने शेड किया है ना, ये ऑयल की लेयर है। चलो कलर नहीं दिख पा रहा, लेकिन शेडिंग दिख रही होगी, है ना। और इसको ना रस्सी के माध्यम से पुली से होते हुए ऐसे, और एक ब्लॉक लटका दिया है इस सवाल में। ये रहा ब्लॉक। जब हम पास में थे तो यहाँ पहिए लगे हुए थे, लेकिन अब ये ऑयल है तो आप समझ गए, यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगता था, यहाँ विस्कस। जब ये इधर मूव करेगा तो इन दोनों के बीच में ये, बताइए इस फोर्स का क्या नाम है? क्या नाम सीखे हो आज? क्योंकि जब ये ब्लॉक चलेगा तो ये लिक्विड के ऊपर स्लाइड करेगा, तो लिक्विड की लेयर को ही अपोज करेगी, तो एक विस्कस फोर्स एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ एक विस्कस फोर्स एक्टिवेट हो जाएगी। और इस विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला है, वो है ईटा ए वी अपॉन एल। वो ये है इस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। अब सवाल आगे बढ़ते हैं। उसने इसका मास दे रखा है, देखो क्या क्या दे रखा है। अब मेटल ब्लॉक, ये मेटल ब्लॉक है, ऑफ एरिया क्या दे रखा है? 0.1 मीटर स्क्वायर। 0.1 मीटर स्क्वायर का मतलब 10⁻⁻1 मीटर स्क्वायर का एरिया। अच्छा, वो एरिया इस 2D के चक्कर में दिख नहीं रहा है। कौन सा वाला एरिया? ये वाला एरिया जो स्लाइड करता है, वो वाला एरिया लेते हैं। तो एरिया ये रहा, इज कनेक्टेड टू, इसका मास दे रखा है बेटा। इसका मास देखो बड़ा मामूली सा है, 0.010 kg इसका मास दे रखा है। मतलब ये ब्लॉक इस मास से कनेक्टेड है वाया स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर एन आइडियल पुली। आइडियल पुली वही फ्रिक्शनलेस, मासलेस, ठीक है। अ लिक्विड विद अ फिल्म थिकनेस, इसकी जो थिकनेस है, अब बेटा पता नहीं कैमरे में आ पा रही है कि नहीं, ये जो थिकनेस है, ये मेरे उंगलियों को देखना है, ये जो शेडेड पोर्शन की थिकनेस है, क्योंकि आपको थिकनेस भी तो चाहिए होगी ना। थिकनेस याद करो, ये इसको मैंने जब समझाया था तो जूम करके समझा दिया था। ये जो थिकनेस है, एल लिख देता हूं, एल, वो एल की वैल्यू दे रखी है 0.3 mm, यानी 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर। मैंने हैंड टू हैंड मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, मीटर को भी और पॉइंट को भी यूज करके 10⁻⁻⁴ कर दिया। ये मत कंफ्यूज होना कि 1 मीटर में तो 10⁻³ होते हैं, मैंने वो पॉइंट को भी एडजस्ट कर दिया इसमें। इज प्लेस बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल, व्हेन रिलीज द ब्लॉक मूव्स। यहां पर एक बॉल है, कोई नहीं बॉल बना देता हूं, ठीक है। द ब्लॉक्स मूव्स टू द राइट विद कांस्टेंट स्पीड। इसको जैसे रिलीज किया तो ये ब्लॉक इधर चलने लगा, इधर विद स्पीड जो दे रखी है, और वो स्पीड वो दे रखी है 0.085 मीटर पर सेकेंड। और याद रखना कांस्टेंट दे रखी है। मैंने जो फॉर्मूला पढ़ाया है फॉर अ कांस्टेंट स्पीड ही पढ़ाया है, ठीक है। तो उसने ये पूछा है ईटा निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालो, ईटा निकालना है आपको, ठीक है। इस सवाल में इसका ईटा निकालना है। बहुत आसान सवाल है उन लोगों के लिए जिन्होंने पास में वो सवाल किए। अच्छा, वेरी गुड, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग हो गया। बाकी लोग देखिए बेटा, अरे वाह, विधि का भी शायद आ ही गया। आंसर एनसीईआरटी में है बेटा। अच्छा मैं बताऊं, शायद उसके पास कुलदीप पे है नहीं। 3.45 × 10⁻⁻³ ऐसा ही यूनिट में छाया ने भी कर दिया। अरे वाह, मैं तो गलत ले गया बेटा आपको। अरे वाह बेटा, हर्ट्ज पावर 10⁻³ है। ऑलमोस्ट सबने कर लिया, ऑलमोस्ट सबने, वेरी गुड। लग रहा है ऐसा ही बच्चे पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन बेटा रिकॉर्डिंग भी हो जाए इसलिए मैं इस सवाल को बता देता हूँ। फटाफट देखना, शुरू करते हैं। पहले इसको सिस्टम मानते हैं, फटाफट कराऊंगा। इस पर इधर mg लग रहा होगा, है ना, इधर, और इधर लग रही होगी टेंशन। होपफुली समझ में आ गया। अब मुझे बताइए, जब ये ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो ये भी कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। तो जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। याद करो, एक्सेलरेशन dv/dt। तो ये भाई साहब कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। अब इस ब्लॉक के लिए यूजिंग F बराबर ma, इस ब्लॉक के लिए मैं F बराबर ma यूज कर रहा हूं, F बराबर ma। तो बताना, F का मतलब होता है नेट फोर्स। तो इधर लिखेंगे mg माइनस टी, m और a की जगह तो 0 रखोगे। v कांस्टेंट नहीं हो तो बेटा ऐसे सवाल मत पूछा कर कि मेरी यदि चाची की मूछें होती तो मैं उन्हें चाचा कहता।
अब जब आएगा सवाल उसके लिए फॉर्मूले को, उस सवाल को अलग तरीके से पेशेंस से करते हैं वो, ठीक है। यदि ऐसा होता तो ऐसी इमेजिनेशन थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। मेरी चाची की मुझे होती तो मैं उन्हें चाचा कहता। तो ये अजीब सी इमेजिनेशन है, मेरी चाची की मुझे होती तो अभी इसको करते हैं। तो mg माइनस टी, क्योंकि mg नीचे टी ऊपर, तो नेट फोर्स आ गया। m की जगह m, a इसमें है नहीं क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से ये भी जाएगा। तो आपने देखा है t बराबर आ रहा है mg, तो मैं ये मान के चल रहा हूं यहां से t कैलकुलेट हो गया। ये आप करेंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं t कैलकुलेट हो गया। m दे रखा है, g 9.8 लेना है, ये सवाल है अलग से और बोला है स्पेशली कि 9.8 लेना। ठीक, अब आ जाइए, अब इसको बदल दो। अब इसमें कौन कौन सी फोर्स लग रही है? इधर तो विस्कस फोर्स लग रही है, इधर टेंशन लग रही होगी। हालांकि फोर्स तो इस पर इधर और इधर वाली भी लग रही होंगी, पर मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं सिर्फ इस डायरेक्शन की मैकेनिक्स लगाने जा रहा हूं। वाई डायरेक्शन में तो वैसे भी इक्विलिब्रियम में है, ऐसे वाला है ना, ये वाली फोर्स तो इधर mg, ये mg भी लग रही होगी और इसका नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा। लेकिन केवल आप इसको और इसको देखो। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यूजिंग एफ बराबर एम ए फॉर दिस, इसके लिए फिर से एफ बराबर एम ए लगा रहा हूं। किसके लिए लगा रहा हूं? मेरी उंगली देखो, इसके लिए। और एक्स डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, तो टी, इधर वाली फोर्स है टी माइनस एफ इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सीलरेशन। बोलो समझ में आया? आया या नहीं आया? विस्कस फोर्स टी माइनस एफ इक्वल टू ये, भाई इधर वाली फोर्स टी है, इधर वाली एफ है, तो टी माइनस एफ इक्वल टू एम, और एक्सीलरेशन तो इसका भी 0। तो एफ किसके बराबर आ रहा है यहाँ? टी। और टी आप यहाँ कैलकुलेट कर चुके हो गया सवाल, यानी आपको ये एफ भी पता चल गया। आ जाइए, क्योंकि एफ बराबर ये होता है तो इस एफ की जगह टी लिख दो। इस सवाल में तो लिख ही सकते हो, इस सवाल में तो एफ टी के बराबर है, ये वाला एफ इस टी के बराबर है। तो ईटा इक्वल टू टी एल अपॉन ए बी। बाकी सारी चीजें इस सवाल में दे रखी हैं, बस आपको टी की मेहनत करनी पड़ी निकालने के लिए। थिकनेस दे रखी है, लेंथ मत बोलना, एल फॉर लेंथ नहीं होता है, एल फॉर थिकनेस होता है, गलती करते हैं बच्चे। थिकनेस दे रखा है, एरिया दे रखा है और स्पीड दे रखी है, तो बाकी का काम आपके ऊपर है। और ये आंसर मैं लिख देता हूं ताकि जिन पे एनसीईआरटी नहीं हो, तो आंसर दे रखा है इसका 3.45 इंटू 10⁻⁻3। ओके, ये चीज तो